नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और एनटीपीसी की जो साइंस की सीरीज चल रही है, आज उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझिए कि इस वीडियो में हम लोग गागर में सागर भरेंगे। मतलब 50 क्वेश्चन के अंतर्गत आपके इलेक्ट्रिसिटी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे मेनली। और अगर आप और भी डीप तरीके से पढ़ना चाहते हो, हर एक पॉइंट को, हर एक पहलू को और भी बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हो, तो कोर्स के साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, इसके 2 पार्ट आ चुके हैं। लाइट के ऊपर मैंने एमसीक्यू बना रखा और साउंड के ऊपर मैंने एमसीक्यू बना रखा है। आज जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है? पहले क्वेश्चन ने पूछा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल सा चीज है, मैं तो आपको पहले इंडक्शन ही समझा देता हूं, वो समझा दूंगा तो आप आंसर इजीली दे पाओगे। और सारे वीडियोस में हम लोग एक्सप्लेनेशन के थ्रू ही समझते चल रहे हैं, तो आपको कोई भी दुविधा नहीं हो रही होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को सबसे पहले ना फैराडे ने देखा था, और उसने क्या देखा कि जब भी किसी चालक तार के पास वो मैग्नेटिक फील्ड को लाता है और ले जाता है, लाता है और ले जाता है, मतलब उस कॉइल के अंतर्गत अगर फ्लक्स में परिवर्तन करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन करता है, तो उस कॉइल के अंतर्गत ईएमएफ डेवलप्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? ईएमएफ डेवलप्ड हो जाती है। और ये डेवलप्ड ईएमएफ क्या होती है? चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होती है। मतलब एकांक समय में, यूनिट टाइम पर जितना भी चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, उतना ईएमएफ उस कॉइल के अंतर्गत जनरेट हो जाता है। और ये जो जनरेटेड ईएमएफ होता है वो नेगेटिव नेचर का रहता है। नेगेटिव नेचर कहने का मतलब है कि ये जिस कारण से भी उत्पन्न हो रहा है उसका विरोध करेगा। तो ये किस कारण से उत्पन्न हो रहा है? फ्लक्स के चेंज के कारण। तो ये ईएमएफ क्या करेगा? इस फ्लक्स में होने वाले चेंज को अपोज करता है। ठीक है सर, ये फ्लक्स कहां से आएगा? तो 2 अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। एक मैग्नेट के माध्यम से, मैग्नेट से हमेशा N2S क्या चलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स चलते हैं ना। तो एक तो इसके माध्यम से आ सकते हैं। दूसरा माध्यम ये हो सकता है कि किसी कंडक्टर के अंतर्गत, ऐसे मान के चलो ये कंडक्टर मैंने बना रखा है और इसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके रखता हूं, ऐसे मान के चलो। ठीक है, या फिर ऐसे नहीं मानना है तो सिंपल सा चीज ले लेते हैं हम लोग। और मान के चलो कोई ऐसे कॉइल होगा, इसको मैंने कनेक्ट करके रखा है और इसमें क्या है? करंट गया, करंट आ रहा है। तो इसके अंतर्गत जहां से करंट जाए और करंट निकले, उसके अनुसार मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसका खुद का रहेगा मैग्नेट का, और इसको किसी कॉइल के पास ला रहे हो तो इसमें अगर चेंज ऑफ फ्लक्स आ रहा है तो ये उत्पन्न हो जाएगा। और दूसरा, इसी कॉइल के पास में इस दूसरे को लाओगे, उसके कारण अगर चेंज ऑफ फ्लक्स आ रहा है तो ये 2 अलग अलग कारणों से आता है। यहां पर कैसे आ जाएगा सर? यहां पर तो मैग्नेट है, समझ गए। यहां पर ऐसे आता है भाई, क्योंकि कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ना, तो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर लेता है, इसलिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन पाता है जी। तो ये क्या करेगा? ये फिर से फ्लक्स को काटेगा, चेंज करेगा इस कॉइल के अंतर्गत, और वही उत्पन्न हो जाएगा। तो यहां तो होगा d∅dt का अपोज, यहां क्या होगा? इसमें फ्लक्स किस कारण से जनरेट हो जाएगा? करंट। तो इस करंट का विरोध करता है ये जो माइनस है, ये इस, क्योंकि ये जो ई रहेगा इसका अपोज करेगा। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है? चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण क्या उत्पन्न होता है? ईएमएफ। और इस ईएमएफ के कारण जहां पर भी ईएमएफ हुआ और सर्किट क्लोज हुआ, तो वहां क्या फ्लो होने लग जाएगा? करंट, धारा फ्लो होने लग जाती है। क्या फ्लो होने लग जाती है? करंट। और इस करंट को क्या बोलोगे? तो इसको प्रेरित धारा बोला जाता है। क्या? विद्युत प्रेरित धारा, इलेक्ट्रो मोटिव
करंट बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये आई आता है। अब इसी को पूछा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, मेरे ख्याल से आप ये समझ पाए होगे तो अच्छी बात है। अपन देखते हैं पहले ऑप्शन से, क्वाइल और क्वाइल मतलब वही आपकी कुंडली जो मैंने बताया था। तो क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन तो हो तो रहा था, सापेक्ष गति ही तो हो रहा था। सापेक्ष गति क्या है, मतलब एक स्टैटिक है दूसरा मोशन कर रहा है, वही सापेक्ष गति होती है। तो सापेक्ष गति के कारण ही तो आ रहा था, मैग्नेट को सामने लाओ या क्वाइल को सामने लाओ, तब क्या हो जा रहे थे, चेंजेस हो रहा था फ्लक्स में, और क्या आ रहा था, ईएमएफ आ रहा था और करंट जनरेट होता था। तो पहला तो सही हो रहा है, तो पहला ही ऑप्शन मेरे ख्याल से आंसर आपका बन जाएगा। बाकी को भी रीड कर लेते हैं, क्या पता हो कहीं पर मिल जाए और कुछ। क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत स्थैतिक बल, आपको लगेगा सर ईएमएफ आ रहा था तो इसको आंसर लेना चाहिए, उसका तो बाई प्रोडक्ट करंट होता है। सही बात है, ईएमएफ पहले आएगा देन बाई प्रोडक्ट उसका करंट आएगा, बट इसको क्यों नहीं लेंगे, इसमें लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता, कैंसल। क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच स्थैतिक धारा मतलब स्टैटिक करंट के कारण विद्युत धारा का उत्पादन, नहीं, स्टैटिक करंट स्टैटिक वाला कोई चीज ही नहीं रहेगा। प्रेरण मोटर मतलब इंडक्शन मोटर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच सापेक्ष गति के कारण उत्पन्न धारा, मोटर की बात ही नहीं है, वो किसी भी कॉइल में हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है ना, खुद दो प्रकार का होता है, एक होता है सेल्फ इंडक्शन, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ, किसी कॉइल पे मैंने क्या किया था, करंट फ्लो कराया था, और इसी कॉइल में कराया तो यहाँ पर NS करके एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो इस पर मैं करंट की वैल्यू को चेंज करते जाऊंगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होते जाएगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, क्या वो इस कॉइल को नहीं काटेगा, क्या काट सकता है, तो इस कॉइल को काटेगा, तो यहाँ पर भी EMF डेवलप होगा, यहाँ पर भी उत्पन्न धारा आएगी, और ये उत्पन्न धारा इस आई का अपोज करेगा, क्योंकि किसके कारण वहां पर EMF डेवलप होगा, इस धारा में इस धारा में क्या होता है, इस धारा में परिवर्तन के कारण होता है, तो इस धारा का अपोज करने लग जाएगा, इसलिए माइनस चिन्ह आपका आता है। तो ये सेल्फ इंडक्शन के अंतर्गत जाएगा। म्यूचुअल क्या, ये एक कॉइल पूरा का पूरा था, ऐसी कोई दूसरा कॉइल का सेटअप होगा जिसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या कर रखा है, जिसके अंदर हम लोगों ने करंट को बना रखा है, करंट यहाँ पर बह रहा है। अब इस कॉइल को मैं सामने लाऊं तो इसका जो फ्लक्स है इसको काटने लगी, तो म्यूचुअल इंडक्शन होता है। बस यही चीजें होती हैं, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं, सेल्फ एंड म्यूचुअल। चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन, एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलम स्टोर करता है तो उसकी धारिता क्या होगी, फैराड में बताना है, फैराड ही उसका मात्रक होता है, किसका, कैपेसिटर का। कैपेसिटर होता क्या, बेसिकली कोई भी कंडक्टर जितनी मात्रा में चार्ज को बोल रहा हूं मैं, करंट और वोल्टेज की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी कंडक्टर जितनी मात्रा में चार्ज को स्टोर करके रख सकता है वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है, उसी गुण को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं, उससे कैपेसिटर आप बना सकते। अब जो कैपेसिटर है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोला मैंने, कोई भी कंडक्टर में क्या होगा, आपका वोल्ट होगा, वो क्या करेगा, कितना चार्ज रख रहा है, कितना चार्ज रख रहा है, तो वही उसका क्या कहलाता है, पूरा का पूरा आपका धारिता कहलाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, कितना आवेश कितने वोल्ट पर वो रखिएगा, क्योंकि वोल्टेज दोगे तभी तो आवेश आते जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपको पूरा समझना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा चीज, अगर पूरा आप पढ़ पाओगे तब आपको समझ में आएगा। तो V याद रखना भाई, क्या V याद रखना, ये वोल्टेज देते जाओगे कूलम की मात्रा बढ़ती जाएगी, कूलम की मात्रा बढ़ती जाएगी, कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक, सिंपल सा चीज है। क्यों क्या था आपका, 1 कूलम दिया है, वोल्टेज कितना दिया है 10 वोल्ट, तो C आपका निकल जाएगा 0.1। इसको क्या बोलते हैं, कूलम पर वोल्ट बोल सकते हो, या फिर इसी को क्या बोलोगे, फैराड बोलोगे, क्या बोलोगे, फैराड, F से दर्शाओगे, तो 0.1 F आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैपेसिटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं आपके, ठीक है, पैरेलल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बीच में कुछ आप माध्यम भर दो तो वो अलग होता है, तो सब सारी चीजें होती हैं। अगला प्रश्न है, 2 चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर व्हेन 2 कंडक्टर्स कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन, मतलब मैंने बोला ये एक इंक मोटा कर लेते हैं, बेहतर तरीके से हम बना पाएंगे। ये मैं बोलूँ एक कंडक्टर है, ये मैं बोलूँ एक कंडक्टर है, इसमें भी करंट आपकी आई जा रही थी, यहाँ पर भी करंट आई जा रही थी, ठीक है। अब करंट आई जाने के बाद क्या बोलता है कि सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन मैंने दे दिया, सेम डायरेक्शन पे जाता है ना भाई, तो कभी भी किसी भी कंडक्टर पे करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर जानना चाहते हो तो एक रूल होता है मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू लॉ, या स्क्रू लॉ बोल सकते हो, किसका, मैक्सवेल का स्क्रू लॉ के अकॉर्डिंग। स्क्रू लॉ क्या बोलता है, जैसे आप स्क्रू को टाइट करते हो, टाइट करोगे, खोलना नहीं है आपको, टाइट करोगे तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में घूमे,
स्क्रू को टाइट करने पर अंगूठा जिस डायरेक्शन में घूमे, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन वही होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होगा, ये एन होगा और ये एस होगा। और मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलता है, हमेशा मैग्नेटिक जो लाइन होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन होती है, वो एन टू एस चलती है। कैसी चलती है, एन टू एस चलती है। तो मैंने बोला जिस डायरेक्शन में करंट होगा ना, करंट क्या बताएगा कॉर्क स्क्रू लॉ में, मैंने बोला कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपको स्क्रू को घुमाना है। और स्क्रू को घुमाओगे तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैंने ऐसे घुमाया तो मेरा अंगूठा इस ओर जा रहा है, इस ओर जा रहा है, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस टाइप का होगा, मतलब यहां से चलेगा यहां आएगा। तो एन से ही चलता है मैग्नेटिक फील्ड, एन से चलता है एस पे जाता है, तो ये मेरा एन पे चल रहा है, एस पे आ रहा है। सेम यहाँ पर क्या होगा, सेम बनेगा, यहाँ पर एन पे चलेगा और एस पर आएगा। तो बताओ जब दो असमान पोल, विपरीत पोल एक दूसरे के सामने आ जाए, अपोजिट पोल, तो क्या होता है जी, अट्रैक्शन होता है। तो एन टू एस क्या हो जाएंगे, अट्रैक्शन। और ये मिलकर कैसे बना लेंगे, इस टाइप का बना लेते हैं, ऐसे टाइप का ना एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। तो क्या होगा, जब दो चालक समान दिशा में धारा ले जाए तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, राइट आंसर है। प्रतिध्वनि ये सब वाली नहीं होती चीजें, ये प्रतिकर्षित ये सब नहीं करता, वो क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो प्रतिकर्षित कब करेगा, डायरेक्शन चेंज कर दो। अभी इसमें करंट का डायरेक्शन ये था, इसमें करंट का डायरेक्शन ये कर दो। यहाँ एन टू एस बनेगा, यहाँ पर एस टू एन बनेगा, मतलब अब एन यहाँ आ गया ना, यहाँ से यहाँ चलेगा। तो क्या होगा, समान पोल एक दूसरे के सामने आएंगे तो रिपल कर देंगे। तो जब किसी भी करंट कंडक्टर पर अगर एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है ऐसे तो उनके बीच रिपल्शन होगा। और ये सब कौन बताता है, ये सब जो अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो केस आता है वो किसके, कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग निकलता है। अगला प्रश्न है, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑफ 5 कूलाम बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बोला है 10 वोल्ट दिया है, 5 कूलाम का चार्ज था, इसको लाने पर ले जाने पर, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने पर कितना वर्क करना पड़ रहा है। तो आपको याद होना चाहिए W V इक्वल टू होता है W/C, मतलब किसी एकांक आवेश के चार्ज को एक स्थान से दूसरी स्थान पर ले जाने पर किया गया कार्य ही क्या होता है, वोल्ट कहलाता है। एकांक धनावेश से इसको डिस्क्राइब करते हैं, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने पर किया गया जाने वाला वर्क ही क्या कहलाता है, वोल्ट कहलाता है। तो वोल्ट आपका 10 वोल्ट दिया था, वर्क आपको पूछो था कूलाम कितना था, 5 कूलाम चार्ज, मतलब तो कितना आ गया 50। मल्टीप्लीकेशन ही तो होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। और इसका यूनिट होता है वोल्ट। तो 10 वोल्ट आपको दिया था, इसका जूल होता है और इसका क्या होता है कूलाम का। कूलाम किसका होता है, आवेश का, तो कूलाम, तो जूल पर कूलाम भी बोलते हैं, वोल्ट को जूल पर कूलाम भी बोलते हैं। तो हमको जूल बस चाहिए था तो जूल आपको मिल गया, क्योंकि वर्क निकालना था। तो ये क्या हो जाएगा सिंपल से, अगर किसी की यूनिट भी नहीं समझ में आता, ये वोल्ट होता है, वोल्ट बराबर क्या था, जूल पर कूलाम इनटू क्या हो गया कूलाम, कूलाम कूलाम कैंसिल, क्या बचा जूल, तो आपका कार्य निकल जाता है। ऐसे यूनिट भी काटने के लिए कभी कभी रेलवे के एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न है, और मैं बार बार बोलता हूं अपने इस सीरीज में, कोई भी एग्जाम हो, अगर आपका साइंस का वेटेज है, वीडियो आपके काम के लिए रहेगा। ऐसा नहीं है कि साइंस का काम नहीं है, साइंस आर है 12th बेस तक, तो ये आपका काम का है। काम का है मतलब है, आप पढ़ लो, टाइटल का नाम देखकर आप लोग क्या करते हो, पढ़ाई शुरू करते हो, इसलिए ऐसे टीचर्स को लाने पड़ते हैं सब चीजें। बट ये है कि आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें आपके काम की है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, क्योंकि लगातार ये सीरीज आपकी चलने वाली है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है, परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश कितना कूलाम होगा। अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉस अ current of 0.8 ampere in 3 minutes. The charge flowing through the circuit is, एक फॉर्मूला होता है I इक्वल टू Q बाई टी, मतलब एकांक समय में किसी कंडक्टर से पास होने वाला चार्ज क्या कहलाता है, करंट। मतलब 1 सेकंड में अगर जितने नंबर ऑफ चार्ज पास हो जाएंगे वो आपका 1 एम्पियर कहलाता है। तो इसको 1 कूलाम ही मान लो। अगर डेफिनेशन यहां से देना हो तो डेफिनेशन के फॉर्म में क्या बोलेगा, 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर से यदि 1 कूलाम का चार्ज पास होता है तो उसको हम लोग 1 एम्पियर की करंट बोलेंगे। यहां पर बोला आपको 3 मिनट में पास कराना है, मैं बोल रहा हूं सेकेंड। और हमेशा किसी भी चीज को उसके ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके ही लेना। मिनट दिया था तो मैंने मिनट को सेकंड में पहले कन्वर्ट कर लिया। बोला कितना 0.8 एम्पियर, तो एम्पियर तो खुद ऐसा ही यूनिट होता है। हमको क्या चाहिए, कूलाम, क्यू की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो निकाल लेंगे क्या आराम से। तो क्यू बराबर यहां से सीधा सीधा क्या निकलता है यार, ये आपका हो जाता है 0.8 × 3 × 60,
पॉइंट अगर हटाओगे, किसी को मैथ्स नहीं आता तो 0 0 पहले कैंसिल हो जाता है। 8 6 48, 48 गुना 3 करोगे तो 3 8 24 का 4 2 3 चौक 12 और 13 14, 144। कहाँ दिया? ये दिया 144। दशमलव कुछ भी वाला काम नहीं था, तो 144 आपका राइट आंसर होगा। तो 144 कूलाम आएगा कब? 3 मिनट में, जब किसी कंडक्टर से 0.8 एम्पियर की करंट ली जाती है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे V इक्वल टू क्या बताया था आपको? W अपॉन Q, I इक्वल टू Q अपॉन T। एक और पढ़ाया था अभी आपको क्या? C इक्वल टू Q अपॉन V। तो ये फॉर्मूला से ना रेलवे पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे। केवल एमसीक्यू आएगा, इतने सरल एमसीक्यू होते हैं, बस आपको पुट करने आना चाहिए वैल्यूओं को। ठीक है, याद रखना। अच्छा, इसी में कभी कभी पूछ देते हैं, जैसे 144 कूलाम आया ना, बोलेगा कि कितने मात्रा में इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ होगा। तो प्रति सेकंड 1 कूलाम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन की मात्रा होती है आपकी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इतना इलेक्ट्रॉन पास होता है 1 एम्पियर की करंट में। 1 एम्पियर की करंट में इतना होता है। तो एम्पियर में जब पूछे कोई किसी चीज को और पूछा जाए कि कितना पास हो जाएगा, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आपको याद रखना। कितना याद रखना है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ये याद रखना ना, वैल्यू काम में आता है। बार बार बोल रहा हूँ, काम में आता है वैल्यू। ये प्रति एम्पियर प्रति सेकंड पास होने वाली इलेक्ट्रॉन की मात्रा है। मतलब इसको क्या बोल सकते हो? और अभी बताया जिसके अकॉर्डिंग, अगर Q बाई T के अकॉर्डिंग बताया, तो 1 कूलाम 1 समय में पार होता है, तो 1 एम्पियर की वैल्यू आती है। 1 एम्पियर की वैल्यू आती है। तो 1 एम्पियर मतलब क्या? 1 कूलाम 1 सेकंड में पार होगा। और 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ? इतना। तो मतलब 1 कूलाम बराबर आपको पता नहीं चल जाएगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलाम के अंतर्गत। तो बताओ, बोलेगा कि 144 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो गुना कर देना 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 को। तो इसलिए बोल रहा हूँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रेलवे में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको पूछा जाएगा कि कूलाम की मात्रा निकल गई, ठीक बात है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन पास होंगे। तो याद रखना 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छठवा, 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रतिरोध में 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा क्या होगी? सिंपल सा चीज है यार। आपको चार्ज पूछा था, कब पूछा है? जब बोल रहा है कि अगर 10 ओम रेजिस्टेंस है और 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। मान के चलो ऐसे कोई रेजिस्टेंस रहा होगा, इसमें बोल रहा है कि 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और बोल रहा है कि 1 मिनट तक, मतलब 60 सेकंड तक एक फ्लो होता है, तो आवेश की मात्रा ज्ञात करो। अब यहाँ पर ना आपका दिमाग घूमेगा कि 10 ओम दिया है, कैसे करें कैसे करें कैसे करें। इसका कोई काम नहीं है, आपको तो फॉर्मूला पता है ना, I इक्वल टू Q बाई T। इसमें कहीं पर R का वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जिसका वैल्यू आ रहा है लिख दो 0.5। Q आपको निकालना है, आवेश की मात्रा, चार्ज कहाँ गया, द अमाउंट ऑफ चार्ज पूछा गया है। कितने समय में बोल रहा है? 1 मिनट में। 1 मिनट मतलब कितना होता है? 60 सेकंड। गुना कर दो, 60 गुना 5, ये दशमलव हटाओगे ऐसे तो ये 0 0 कैंसिल, 6 5 30। तो Q बराबर कितना आ गया? 30 कूलाम। कूलाम ने खोजा था आवेश की मात्रा, इसलिए इसका मात्रक भी कूलाम पर दिया गया। इसलिए देखो कैपिटल से आप लिखते आ रहे हो, स्मॉल से नहीं लिख रहे हो। ठीक है, तो 30 कूलाम आएगा। 10 ओम बस आपको भटकाने के लिए एक प्रश्न में डाल दिया गया, लो भाई पढ़ो, पढ़ने का ही काम है बस, और कुछ काम नहीं है। अगला, एक सर्किट जैसे कई ठोक का होता है ना, फिलिप्स का बल्ब आ गया, ओरिएंट का बल्ब आ गया। ओरिएंट और फिलिप्स का क्या काम है प्रश्न में? कुछ काम नहीं। एक बल्ब भी बोल सकता था, लेकिन उसको लिखने का मन हो गया तो आपके लिए लिख दिया। वैसे यहाँ पर 10 ओम को बता दिया गया था बस। एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम होती है। जब 0.5 एम्पियर की धारा का प्रवाह विद्युत बल के फिलामेंट के द्वारा होता है, तो समय ज्ञात करो। समय निकालना था हमको, सिंपल सा, बस उल्टा दे दिया। इस बार 0.5 एम्पियर दिया है, 300 कूलाम बता दिया है, टी की वैल्यू निकालनी थी, सिंपल सा निकल जाता है। ये क्या निकलेगा? टी इधर चले जाएगा, 300 यहाँ आएगा, बट यहाँ 0.5 आएगा, पॉइंट हटाओगे 1 0 लग जाएगा, काट दो, 5 से 6 बार में जाएगा तो 600 सेकेंड। और क्या आएगा? ये 600 सेकेंड में आंसर आएगा। किसमें आएगा? 600 सेकेंड के अंतर्गत आंसर आएगा। ध्यान में रखना, क्योंकि 300 कूलाम बोला था आपको, और पॉइंट ऊपर जाएगा करके 6 5 30 और 00 बोला, और सेकंड में ही आंसर होते करके सेकंड में लेना। अगर ये सेकंड में न देता, आपको आवर में देता, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता। 600 को आप आवर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? 60 से डिवाइड, तो ये पहले मिनट में आएगा 10 मिनट, फिर इसको 60 से डिवाइड करोगे, फिर आ जाएगा 1/6, इस टाइप का कुछ आता। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। पूछ किस में? सेकंड में था तो डायरेक्ट ये आंसर हो गया, मिनट में पूछता तो 10 मिनट आंसर आता, और अगर घंटे में पूछता तो और कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक चार्ज
Q बटे समय बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, विभवांतर होता है, प्रतिरोधकता होता है, प्रतिरोध होता है। कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है बताइए। अभी तक मैंने आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में इसके बारे में चर्चा किया है, आप कमेंट करके बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। पिछले क्लास के हम लोग आंसर ले लेते हैं, आप लोगों ने क्या क्या आंसर दिया है हमें उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स ने आंसर दिया था जब मैंने साउंड पढ़ाया था तो। ठीक है, और ऐसा मत सोचना कि उन लोगों ने जो आंसर दिए वही मैं बता रहा हूं, जो सही आंसर है वो उन लोगों ने सही आंसर दिया है और सही आंसर ही मैं यहाँ पर रीड करता हूं आपके सामने। ठीक है, तो ये मत सोचना कि सर ये लोग तो जो आंसर दिए हैं उसका आप रीड करके बताते हो, एक्चुअल आंसर क्या है हमको मालूम नहीं चल पाता। एक्चुअल आंसर यही है भाई, ध्यान में रखना। ठीक है, देखो जैसे समुद्र की गहराई मापने को क्या बोला जाता है, मैंने पूछा था आपको, सोनार के माध्यम से मापते हैं, लेकिन क्या होता है तो फैदोमीटर करके बताया था। तो राधा देवांगन जी ने इसका सही आंसर दिया है। ठीक है, ध्यान में रखना। मिथिलेश जी ने भी इसका सही आंसर दिया है। साउंड की इंटेंसिटी के बारे में पूछा था, डेसिबल से ही मापते हैं, सही है, तो शशि जी ने इनका जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी और डी ऑप्शन दोनों गलत होगा। क्यों गलत होगा? लंबी यात्रा नहीं कर सकती, ऑप्शन सी। ठीक है, लंबी यात्रा नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 40 साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये मैंने पूछा था, आखिरी क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी में था, सही जवाब है। अंशु जी ने भी दिया इसका जवाब, इसका जवाब यही होगा। क्या? संजीत जी ने भी दिया है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होगा? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका राइट आंसर होता है। बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया, मिथिलेश जी ने भी दिया है। न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहे हो? क्या न्यूमेरिकल समझने? उसमें न्यूमेरिकल कुछ नहीं था, मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था कि क्यों 17 मीटर या 17.2 या 16.6 आएगा, ये बोला था। उसमें न्यूमेरिकल कहाँ था जी? कुछ तो नहीं था। 20 का ए 20 हर्ट्ज, गुड। 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 20 से 20 हर्ट्ज सही है। 20 से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में हम लोग सुन पाते हैं। चलो बढ़िया है, इसी प्रकार से लगातार क्लास के साथ बने रहिए, अपना प्यार देते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करिएगा। ठीक है, अगर ये वीडियोस पर व्यूज़ आने, लाइक आने कम हो जाएंगे तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि हम लोग वीडियो लेकर आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का एक ही काम है, सारी चीज़ें हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। 9वें क्वेश्चन पर, 8वें का आपको जवाब देना है। यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है, इफ टू चार्ज ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल पोटेंशियल आर कनेक्टेड बाय अ वायर, देन बिजली नकारात्मक से सकारात्मक मतलब नेगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव की ओर चलेगी, बिजली पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलेगी, बिजली प्रवाहित नहीं होगी, चुंबकीय प्रेरण का प्रवाह है। क्या है भैया? तो भैया बिजली प्रवाहित नहीं होगी। मैं बोलूं कि आपके पास बॉटल है, इसमें भी 5 लीटर पानी, इसमें भी 5 लीटर पानी, दोनों को एक दूसरे से जोड़ देता हूं ऐसे, मैं बोलूंगा पानी इधर से इधर जाएगी कि इधर से इधर जाएगी, तो जब बना समान मात्रा में उनके पास पानी है तो क्यों किधर जाएगी? और यही तो बोल रहे, जब समान क्षमता के दो आवेशित वस्तु हैं, दोनों में मान के चलो 5 कूलम का आवेश होगा, चार्ज होगा, तो क्यों किसी की ओर करंट फ्लो होगा? तो करंट फ्लो ही नहीं होता। करंट कैसे फ्लो होता है? लो पोटेंशियल से, सॉरी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चलता है आपका करंट, ध्यान में रखना। अगला है फिर मैच द फॉलोइंग दिया था, सिंपल सा था। इसमें जो जो आपको पहले आता है वो कर लिया करो, मेरा यही फंडा होता है, मैं आपको इसी तरीके से समझाता हूँ। चार्ल्स कूलॉम, कूलॉम के बारे में यही होता है कि दो अलग अलग प्रकार के आवेशों के बीच का अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स को दिखाता है वो। तो ऑप्शन डी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। आर्किमिडीज क्या करता है? तैरने वाले के बारे में बताया था, फिजिक्स के क्लास मेरी जो लोगों ने अटेंड किया आपको मालूम होगा अच्छे से। फैराडे ने क्या किया था? विद्युत चुंबक के बारे में बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बताता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है उसके बारे में बताता है। और क्या बताता है ये? और बताता है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो फैराडे के बहुत योगदान है। बच्चा जो चार्ल्स ड्यूपे का था, गैस का आयतन और तापमान मापता है। तो देख लेना 1 2 3 4 ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, चार्ल्स का कूलॉम, इसके माध्यम से एक फॉर्मूला निकलता है फोर्स का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 अपॉन R²। ये क्या है सर? तो ये है आपके दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान। आकर्षण कब लगेगा? जब दोनों समान आवेश हो। प्रतिकर्षण कब लगेगा? जब दोनों समान आवेश हो तो प्रतिकर्षण रिपल्सन लगता है। जब दोनों असमान आवेश हो, ऑपोजिट चार्ज होते हैं, तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, इसमें पूछा जाता है ये जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड करता है? तो दोनों के चार्ज के वैल्यू पर डिपेंड करता है, उनकी बीच की दूरी के वर्ग पर डिपेंड करता है। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं
किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र का बल क्या होता है? द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ चेंज क्या होता है? दूरी के साथ बढ़ता है, दूरी के घन के साथ घटता है, दूरी के साथ घटता है, दूरी के वर्ग के साथ घटता है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र मतलब कोई पॉइंट चार्ज है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर ये किसी दूसरे आवेश को लाने पर बल का अनुभव कराए। और ये बल क्या हो सकता है? अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों प्रकार का हो सकता है। तो अभी तो मैंने बताया फॉर्मूला क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो किस पर डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, सेम चीज है। इसकी दूरी के, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के साथ घटता है, तो घटेगा ही भैया। क्यों घटेगा? जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब आप दूरी बढ़ाते जाओ ये घटते जाएगा। और कैसे? स्क्वायर के फॉर्म में घटता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या वैल्यू होता है? ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। अगर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R दोनों अगर हवा की बात कर रहा हो, एप्सिलॉन नॉट को नहीं लेते, ठीक है। रिलेटिव आपकी परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी, पारगम्यता, अगर उसको लूँ मैं एयर का होगा तो आपकी वे वैल्यू निकल कर आती है। और ये हम लोग जब यूज करते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो आपका टोटल फॉर्मूला बनता है ये, ठीक। तो ध्यान में रखना, तो स्क्वायर के साथ घटता है, दूर करते जाओगे तो दूरी बढ़ेगा, स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रूल लगता है और घट जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ में खाली स्थान की गति से विद्युत धारा बहती है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रोन, प्रोटॉन। अरे भैया कभी भी करंट फ्लो होती है ना तो इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होती है। मतलब एक आपका ये सर्किट है, मान के चलो ये सर्किट है, इस सर्किट में अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है तो ये करंट अगर फ्लो होगा ना, तो अगर करंट इन डायरेक्शन में फ्लो होता है तो आपका इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पर फ्लो होता है। तो किस गति से बहता है? जिस गति से इलेक्ट्रॉन आपका चलेगा। कोई भी प्रकाश की गति मत मारना, अगर ऑप्शन में देगा तो इलेक्ट्रॉन की गति जितनी होगी उस गति से वो बहता है। और इलेक्ट्रॉन की गति किस पर डिपेंड करेगी? यहां पर ईएमएफ कितना है, जितना ज्यादा ईएमएफ इलेक्ट्रॉन की गति भी उतनी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की गति के अकॉर्डिंग वो बहता है। और किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। अगला, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक साथ श्रेणी परिपथ में जोड़ दिया जाए तो परिपथ में कुल धारा क्या होगी? मतलब बोल रहा है वो वी कनेक्ट है। लैंप को मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये लैंप का सिंबल ले लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक में ये लेते हैं। चलो ये मान के चलो ये ऐसे था, ये वी कॉमन रहता है। और जब भी सीरीज कनेक्शन होता है ना तो वी की वैल्यू बढ़ जाती है। जितना भी यहाँ पर होगा ना टोटल, अगर ये 50 वोल्ट होगा तो सब में बढ़ जाएगा, सब में 12.5 वोल्ट बढ़ जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें बोल रहा, और करंट का मान सेम रहता है, करंट का मान सेम रहता है पूरे सभी के लिए। लेकिन करंट आता कैसे है? ये होता है V इक्वल टू आई आर, ओम्स के लॉ से। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आर। अरे V तो कांस्टेंट है, तो V कांस्टेंट है तो क्या हो गया? ये 1 बाई आर नहीं होगा क्या? कांस्टेंट चीज हटा दो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट आ जाता है, या फिर इस चिन्ह को हटाओ तो ये कांस्टेंट वाली चीज आ जाती है। अब यहाँ पर देखो, उसने बोला कि परिपथ में एक और लैंप, अधिक लैंपों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, तो एक और लैंप बढ़ाओगे तो लैंप में क्या होता है जी? रेजिस्टेंस होता है, उसी के कारण तो वो ग्लो करता है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। तो आपका करंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि V तो कांस्टेंट है। आप लैंप बढ़ाने के साथ V थोड़ी ना बढ़ा रहे हो, V बढ़ा रहे होते तब तो ये कांस्टेंट रहता आपका I। V बढ़ नहीं रहा, केवल R बढ़ते जा रहे, तो I क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो वही पूछा है, धारा क्या होता है? धारा, करंट क्या होती है? बढ़ती है, नहीं बढ़ती, घट जाती है? हाँ घट जाती है। समान तो कभी नहीं रहेगी, इन्फिनिटी होगी नहीं, तो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो 13 का आंसर आपका क्या होगा? डिक्रीज। अगला है, इलेक्ट्रिक वायर हेतु अंतरराष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर के लिए होता है? ठीक है, किसके लिए न्यूट्रल वायर के लिए होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक, कोई भी बच्चा इसका जवाब दे सकता है अगर वो अपने घर के इलेक्ट्रिक उपकरणों से सूचित परिचित हो तो। क्या हो? परिचित हो तो। 3 वायर होते हैं बेसिकली, R, B, G। ये जो होता है रेड को दर्शाता है, ये आपके लाइव वायर या मेन वायर को दर्शाता है, लाइव वायर या मेंस वायर को दर्शाता है, जो खंबे से आपके एनर्जी मीटर तक आता है। ये ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक बोले इसको या फिर ब्लू बोले, ब्लैक बोले या ब्लू बोले, जो भी रंग बोले। इसमें अगर आपको पूछेगा किस ये वाला जो होता है वो किस रंग, किसको दर्शाता है? ब्लैक कलर वाला। तो ब्लैक कलर वाला दर्शाता है आपके रिटर्न को। रिटर्न मतलब न्यूट्रल, उदासीन बोलते हैं इसको, उदासीन तार बोलते हैं इसको। लाइव वायर को और क्या बोलेंगे? जीवित तार, मतलब जिसमें करंट आ रहा हो, ये उदासीन न्यूट्रल तार होता है।
इसमें करंट वापस की ओर जाता है। और एक ग्राउंड, G फॉर ग्राउंड होता है, जिसको हम लोग भूमिगत तार बोलते हैं। इससे क्या करते हैं हम लोग, तो इससे करते हैं हम लोग अर्थिंग प्रोवाइड। तो ये किस रंग का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। तो ये तो ब्लू या ब्लैक होगा, ये ग्रीन होगा, रेड होगा। तो क्या पूछा था आपको, न्यूट्रल वायर को किससे दर्शाते हैं, अभी मैंने बताया ब्लू से, ब्लू या फिर ब्लैक। अगर 3 फेस में पूछता तो यही 3 टाइप के हो जाते हैं, R, Y, B, ठीक है। नहीं R, Y, रेड, येलो, और एक क्या होता है याद नहीं आ रहा मुझे, ये होना चाहिए आपका रेड, येलो एंड ग्रीन। तो आपका भूमिगत हो गया। एक सेकंड में चेक करके बता देता हूँ। रेड येलो याद आ रहा, तीसरा याद नहीं आ पा रहा है। ब्लू होता है, ब्लू क्या होता है, ब्लू, ब्लू ही होता है। RYB सही था, ब्लू। सर लेकिन बोलोगे कि सर यहाँ पर तो ब्लू बताया है और इसको न्यूट्रल बता रही है, किसके लिए है? ये आपके घरेलू कनेक्शन के लिए होता है। किसके लिए? घरेलू कनेक्शन के लिए। घरेलू कनेक्शन नहीं और किसके लिए बोल सकते हो इसको, कोई भी आप इक्विपमेंट खरीदते हो, उपकरणों में ये वाला आपका होगा, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है आपका, उसके लिए होगा। आपके घर के कनेक्शन है तो ये होगा। अगर 3 फेस कनेक्शन आए तो रेड, येलो एंड ब्लू ये आ जाता है, याद रखना। इसलिए इसको बेहतर रहता है कि आप ब्लैक ऑप्शन में दिया होता है एग्जाम में, बट ब्लू दिया तो आपको ब्लू लेकर चलना है। येलो कभी नहीं लेना, ग्रीन कभी नहीं लेना, रेड कभी नहीं लेना, ठीक। तो रेड, वाइट, रेड, येलो और ब्लू 3 फेस में होता है। क्या है वो? लाइव वायर होता है। अगला प्रश्न, विद्युत कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक कनेक्शन आर देयर? 2, 3, 4, 1। तो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक सीरीज कनेक्शन होता है और एक पैरेलल। सीरीज कनेक्शन में सब ऐसे माला जैसे जमाते ना, लाइन से माला पिरोते, वैसे होता है। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, ये एक कनेक्शन हुआ, दूसरा ऐसे लगा, तीसरा ऐसे लगा और सभी एक पॉइंट से ऐसे आकर जुड़ जाते हैं सोर्स से। और ये कनेक्शन होता है आपके स्ट्रीट लाइटों पर लगी हुई लाइटों में। आपके घरों में भी सेम कनेक्शन होता है। घर, अपार्टमेंट, कॉम्प्लेक्स, दुकान, जहां पर भी हो पैरेलल कनेक्शन ही होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सीरीज कहाँ होता है? जो आपके झालर लाइट जो आते हैं ना, देखे होगे, अलग अलग टाइप का आता है, दिवाली के समय हम लोग यूज करते हैं, वो सब में सीरीज कनेक्शन होते हैं। अगला, एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दिश धारा का अनुपात क्या रहता है? जब भी दिश धारा की बात आए और आपको वो वोल्टेज के साथ इसका रेशियो पूछे नहीं, क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो स्थिर रहता है। क्या रहता है? ये स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। क्यों? क्योंकि करंट कभी नहीं बदलेगी। जो डिश धारा, डायरेक्ट करंट की बात करते हैं ना, डायरेक्ट करंट का जो रेंज रहता है सीधा सीधा चलता है। अगर 5 एम्पेयर के करंट है तो लगातार 5 एम्पेयर देगा। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट होती है, जो हमारे घरों में आती है, ये कहाँ आती है? तो ये आपके बैटरी से मिल जाएगी। कहाँ से? बैटरी से। लेकिन आपके घरों में जो आती है सप्लाई, जनरेटर जो सप्लाई देता है, ये होता है अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट बोलती है। ये ऐसी चलती है, ये कभी एक पॉइंट पर एकदम मैक्सिमम होगी, कभी 0 हो जाएगी, फिर मैक्सिमम होगी, फिर 0 हो जाएगी। तो हमेशा बदलती रहती है। तो जो बंद परिपथ में वोल्टेज और दिश धारा का जो अनुपात होता है ना, वो क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। लेकिन जब वहीं पर एसी करंट की बात करें तो वो चेंज हो जाता है। अगला है, ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं, उसमें किसकी कोटिंग होती है? पीवीसी की, पॉलीविनाइल क्लोराइड की, पॉलीथीन की, पॉलीविनाइल फ्लोराइड की, या पॉलीस्टेरीन क्लोराइड की? सीधी सी बात है, पीवीसी की होती है। आप जो तार लेकर आते हैं ऊपर, उसके ऊपर में जो प्लास्टिक की कोटिंग होती है, पीवीसी की कोटिंग होती है। किसकी होती है? पीवीसी की कोटिंग होती है। तो ध्यान में रखना। ऐसे रेलवे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? वाई इज बैटरी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट? धारा उत्पन्न करने हो तो, इलेक्ट्रॉन उत्पादन है तो, विभवांतर उत्पन्न करने हो तो, या विभवांतर का मापन करने हो तो। बैटरी क्या करेगा यार? बैटरी तो सोर्स है, केवल क्या देगा आपको? ईएमएफ देगा। क्या देगा? ईएमएफ देगा। ईएमएफ तो विभवांतर, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज होती है। पोटेंशियल बोले, पोटेंशियल डिफरेंस बोले, ईएमएफ बोले, ये तीनों का आपका मात्रक होता है वोल्ट। और वोल्ट है मतलब एक ही चीज करेगा, क्या? करंट देने का काम। तो आपको कभी भी बैटरी का यूज करते हो, धारा, ये माइंड में आ सकता है कि धारा उत्पन्न करने के लिए होगा। नहीं, धारा अपनी कोई वजूद नहीं रखता। जब तक कि पोटेंशियल नहीं है, करंट आएगा ही नहीं। तो ये ध्यान में रखना। इसलिए क्वेश्चन को डाला गया है। मैंने भी इसको इसीलिए रखा इसमें, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो और आप सीख पाओ। करंट नहीं आता कभी भी, ये आता है आपका पोटेंशियल या फिर ईएमएफ।
अगला है, इनमें से कौन सा परिपथ क्रियाशील घटक है, मतलब क्या, एक्टिव कंपोनेंट। तो दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं पूरे सर्किट में, एक एक्टिव एक पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है जो एनर्जी दे, एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स के दो आपके मन में आते हैं सीधे सीधे, एक तो वोल्ट वाला, एक होता है आपके एम्पियर वाला, मतलब करंट सोर्स। एक करंट सोर्स होता है और एक वोल्टेज सोर्स होता है। एक और होता है, और भी कुछ कंपोनेंट होते हैं जिसमें से आप ट्रांजिस्टर को ले सकते हैं। ट्रांजिस्टर क्या करता है, ये किसी भी प्रकार के ना एनर्जी को खपत नहीं करता, ये सर्कुलेट करता है, लगातार रोटेट कराएगा। लेकिन रेजिस्टेंस ये हमेशा एनर्जी का लॉस करेगा। तो सबसे पहले तो यही हो गया, क्योंकि तो एनर्जी खुद ले रहा, देगा नहीं। कैपेसिटर खुद की एनर्जी नहीं देता, जो सोर्स है ना उसका एनर्जी को स्टोर करता है, देन करता है, देता है वापस। तो इसके पास भी इन्फिनाइट एनर्जी नहीं होता। इन्फिनाइट एनर्जी के सोर्स ये है वोल्टेज, एम्पियर मतलब वोल्टेज सोर्स आपका, करंट सोर्स, और ट्रांजिस्टर को आप ले सकते हैं। इंडक्टर इसके पास खुद का कुछ नहीं होता, जब तक एनर्जी चल रहा है तब तक इसके पास एनर्जी स्टोर होगा, जैसे बंद वापस रिटर्न आ जाएगा ये। तो ये होता है आपका ट्रांजिस्टर, राइट आंसर। डायोड को भी ले सकते हो, डायोड अगर ऑप्शन में आए तो। अगला प्रश्न है, एसी परिपथ में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके कारण शक्ति की हानि होती है। अभी मैंने बताया केवल क्या आपका जो रेजिस्टेंस होता है यही केवल हानि करता है, चाहे वो एसी सर्किट हो या डीसी सर्किट हो। तो प्रतिरोध और प्रेरक नहीं, प्रतिरोध तो सही है, इंडक्टर नहीं, इंडक्टर एनर्जी को रखता है वैसे, तो ये नहीं हो सकता। केवल कैपेसिटर नहीं, कैपेसिटर तो एनर्जी को स्टोर करता है, ये जब तक चालू है तब तक स्टोर करेगा। तो आपका राइट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, ओनली रेजिस्टेंस। अगला, जब मेंस मतलब मुख्य तार से ली गई विद्युत धारा 20 एम्पीयर से अधिक हो जाती है तो अतितापन होकर आग लग सकती है, इसे क्या कहा जाता है। मतलब ओवरलोडिंग, अतितापन मतलब ओवर हीटिंग, सॉरी ओवर हीटिंग के कारण लग जाएगा। कब बोल रहे, जब 20 एम्पीयर से करंट अधिक हो गया। भाई 20 एम्पीयर के करंट छोटा मोटा चीज नहीं होता। 20 एम्पीयर से अगर करंट अधिक हो रहा है मतलब क्या हो गई है, आपके घर में जो लगे हुए इक्विपमेंट है उसकी संख्या ज्यादा होगी, और जितने ज्यादा नंबर में इक्विपमेंट लगेंगे करंट उतना ज्यादा लिया जाएगा, और जितने ज्यादा करंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग की समस्या आती है, और उसी ओवरलोडिंग के कारण क्या होती है, ओवर हीटिंग हो जाती है, और जो भी चीजें हैं वो जल जाते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं, ये अलग चीज है। इलेक्ट्रिक लोडिंग बोल सकते हैं। और क्या दिया, ओवरलोडिंग, और क्या होता है ओवर हीटिंग। तो ओवर हीटिंग तो वो कारण है जब जलेगा, लेकिन ओवर हीटिंग आता क्यों है, ओवरलोडिंग के कारण। विद्युत भारण तो आप अपने जब घर में एनर्जी मीटर लगवाते हो ना, तब आप डाल के देते हो कि हाँ मेरे घर में 10 पंखे लगेंगे, 4 कूलर लगेंगे, 2 एसी लगेगा, 40 लाइट लगेंगे, ये सब आप डाल के देते हो ना, वो है इलेक्ट्रिक लोडिंग। आप बताओगे इलेक्ट्रिक लोडिंग से अगर जब ज्यादा लोडिंग होती है तो वो ओवरलोडिंग कहलाती है, और इसी के कारण क्या होती है, ओवर हीटिंग का केस आता है। तो ओवर हीटिंग अपने आप नहीं होता, ओवरलोडिंग के कारण होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ओवरलोडिंग। एक विद्युत परिपथ आरेख में सेल के चिन्ह को एक लंबी और एक छोटी रेखा द्वारा दर्शाते हैं। तो लंबी रेखा इसके टर्मिनल को दर्शाती है। द सिंबल ऑफ सेल इन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड अ शॉर्ट लाइन। द लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट इट्स, मतलब ये अभी तक मैं ऐसे बनाते आ रहा था ना, यहाँ प्लस रहता है, ये माइनस रहता है, ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को दर्शाता है। प्लस माइनस नहीं लिखा, ऐसे बड़ा और छोटा बना देते हैं, हमेशा पॉजिटिव को दर्शाएगा, ये नेगेटिव को दर्शाता है। ठीक है, तो क्या होता है, बायां पॉजिटिव, नेगेटिव दाएं। तो किसको बोल रहा है, बड़े टर्मिनल, लंबी रेखा पॉजिटिव और छोटी रेखा नेगेटिव को दर्शाती है। विभिन्न विद्युत परिपथ के सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापी प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है। Among the various electrical circuit protection device, what is the device based on the heating effect of electric current? heating effect पर काम करने वाला क्या, फ्यूज है क्या, रिले है, ब्रेकर है या प्रोटेक्टर है। तो फ्यूज काम करता है। आपके घरों में फ्यूज लगा होता है, देखना ओवरलोडिंग होता है ना तो फ्यूज उड़ गया बोलते हैं, और फ्यूज को क्या करते हैं, फिर वहां से सॉकेट से निकालते हैं, उसमें फिर वापस एक GI तार लगाते हैं और डाल देते हैं। तो ये क्या होता है, फ्यूज वायर होता है। GI तार टेम्परेरी होता है, इसका खुद का फ्यूज तार आता है मार्केट में, जो बना होता है टीन और लेड का। किसका, टीन और लेड का कंपोजिशन होता है आपका फ्यूज तार, और जो बेस्ट क्वालिटी का होता है उसमें हम लोग टीन की जगह क्या यूज कर लेते हैं, सिल्वर। ठीक, तो ये ध्यान में रखना। तो हीटिंग इफेक्ट पर फ्यूज काम करता है, रिले इस पर नहीं करता। रिले तो आपके एक पॉइंट सेटिंग होती है कि इतने एम्पियर से ज्यादा करंट हो गया, इतने एम्पियर से ज्यादा वोल्टेज हो गया तो ट्रिप कर जाएगा, तो रिले अलग चीज है। ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर अलग चीज होता है। सर्ज प्रोटेक्टर अलग चीज है, जब बिजली कड़कती है ना तो इसके माध्यम से उसको अर्थ में डाल दिया जाता है। तो सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब पढ़ते हैं तो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाता है, सब अलग अलग है। तो हीटिंग इफेक्ट जब भी दिखे फ्यूज को आपको आंसर लेना है। अगला प्रश्न, मैच द फॉलोइंग, यहाँ सिंबल दिए हैं, डिवाइसेस दिए हैं। ये क्या दिख रहा है भैया, ये प्लस माइनस दिख रहा है, बीच में V डाल दिए, प्लस माइनस बीच में दिख रहा है A डाल दिया। जब भी चौकोन डिब्बा दिखे ना तो ये किसी मीटर को दर्शाता है, और जब भी गोल डिब्बा दिखे ना तो वो उसके क्या बोलना चाहिए कि एनर्जी सोर्स को दर्शाता है, ये ऐसा बोल सकते हो। ये थोड़ा सा पहचानने का तरीका है, बाकी तो
कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सिंबल डाल सकते हैं, बट ये बता रहा था। अब ये प्लस माइनस वी वाला था, प्लस माइनस ए वाला था, ये सीधा सीधा दिख रहा था। इसको तो सब जानते हो, रजिस्टर है, देख लो कहाँ पर रजिस्टर है, सामने ही है। तीसरा सी का तीसरा कहाँ कहाँ पर, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये तो पहले ही हट गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इस टाइप का दिया, ये अभी मैंने पढ़ा है, विद्युत सेल होता है, इलेक्ट्रिक सेल, तो सीधा देख लो ई का 5 किसमें, केवल इसमें दिख रहा है, ये तो पहले ही हट गया है, तो हट गया है, तो बचा क्या आपका आंसर ये हो सकता है। अगर आपको नहीं मालूम चल रहा क्या है और सामने लिखा भी हुआ है वोल्ट मीटर एमीटर, हो सकता है इसको भी V दे देता और इसको गोल बना देता और यहां पर एमीटर की जगह आपको दे देता क्या, वोल्टेज सोर्स, तब क्या मारते। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, जो आपको मालूम है उसको पहले रेगुलेट कर लो, पहले उसको ढूंढ लो, तो आपका आंसर सीधा ए हो जाता। और वैसे यहाँ पर सब मीटर मीटर दिया, तो V वाला तो वोल्ट मीटर ही होगा, ए वाला एमीटर ही होगा, और ये तो रजिस्टर ही था। और ये क्या होता है, रिहोस्टेट कहलाता है या करंट रेगुलेटर कहलाता है। रिहोस्टेट इस डिजाइन का भी बनता है, ये ऐसे ऐसे आया, एक इस टाइप का, एक तो ऐसे भी बनेगा, राइट है, और ये भी बनता ही है, तो दोनों डायग्राम याद रखना। इसको भी रिहोस्टेट या फिर करंट रेगुलेटर बोला जाता है, या करंट कंट्रोलर। क्या करता है ये, किसी भी सर्किट में आपको जब करंट की मात्रा ज्यादा चाहिए, रेजिस्टेंस को सरका दो, मात्रा को कम कर दो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, करंट मिलने लग जाएगा। जब आपको उसी में करंट की मात्रा को कम करना है तो रेजिस्टेंस को बढ़ा दो, तो करंट क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। तो करंट को ये काम करने के काम आता है। ठीक है, अच्छा, वोल्ट मीटर एमीटर के बारे में 2 पॉइंट याद रख लेना, नोट करना हो तो नोट कर लेना। वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को बोला जाता है कि इन्फिनिटी होना चाहिए, रेजिस्टेंस प्रतिरोध कितना होना चाहिए, अनंत, और इसका कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए एमीटर का। तो एमीटर का रेजिस्टेंस शून्य होना चाहिए और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी अनंत होना चाहिए। अगला, विद्युत धारा का प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध के संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं, केपलर, लैम्बर्ट, जूल, लेंज, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेंज लॉ। विद्युत धारा के प्रवाह के सुचालक के प्रतिरोध से संबंध है, प्रतिरोध मतलब क्या, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के साथ कंडक्टर का संबंध जो आता है ना, इस फॉर्म में आता है, I² RT के फॉर्म में, जिसको H से दर्शाते हैं। ये हीटिंग इफेक्ट होता है, जिसको जूल ने पहले दिया था, और जूल का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, करंट और रेजिस्टेंस के बीच संबंध कौन दर्शा रहा था, जूल का नियम दर्शा रहा था, तो ये ध्यान में रखना, H = I² RT। और वो H जो है ना आपका एनर्जी होता है, ऊष्मीय प्रभाव, तो वो ना करंट के स्क्वायर के फॉर्म में बदलता है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बनता है, और समय के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बनता है, बदलता है। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाओ बढ़ जाएगा, टेम्परेचर मतलब टाइम बढ़ाओ बढ़ जाएगा। ठीक है, और करंट बढ़ाओ तो करंट के डायरेक्ट नहीं बढ़े, करंट के स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ता है, सबसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है उसका। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर होना चाहिए, सामने आगे पीछे लिखा है, 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़ाकर, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाकर 165 वोल्ट किया जाता है, तो विद्युत धारा कितनी होगी। सिंपल सा प्रश्न है, अभी मैंने बताया V = IR होता है। उसने क्या बोला, हीटर के अंतर्गत, हीटर चेंज कर रहा है क्या, वो हीटर चेंज कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। हीटर चेंज नहीं कर रहा तो उसका पहले जितना रेजिस्टेंस था अभी भी उतना होगा, तो अभी भी उतना होगा, मतलब V/I क्या होगा, R होगा। और ये कांस्टेंट है, तो V1/I1 करूंगा ना तो भी, और V2/I2 करूंगा तो ये बराबर ही आएंगे। इसका मतलब क्या है, मतलब V में अगर कोई चेंज करता हूं तो I में जो चेंज होगा उसका रेशियो समान ही होगा जो पहले था। ठीक, तो इस फॉर्मूले से हम लोग अब सॉल्व कर सकते हैं। तो V1 सबसे पहले कितना था आपका, 60 वोल्ट था, तब आपका करंट कितना था, 4 एम्पियर था। अब V2 कितना हो गया, 165, तो करंट कितना होगा पूछ रहे, सिंपल सा है, निकाल लो। 4 से 15 बार में जाएगा, 15 से 15 कम 15, 15 कम 15, ऊपर 11 बचा, इधर 1 बचा, तो I2 इधर आ गया, इधर आपका 11 आ गया। ये क्या है, एम्पियर, तो 11 एम्पियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लो भैया, डिवाइड कर से 11 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 बार आएगा, 4 से इसको डिवाइड करो, सॉरी 15 बार आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो भी 15 बार ही आएगा। समझ में आया, तो ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो ध्यान में रखना। अगला, 220 वोल्ट आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना करो। P = क्या होता है, VI होता है। P क्या है, पावर है आपका, पावर क्या होता है, कार्य करने की दर, मतलब आप दिए गए समय में कितना काम करके दे रहे हो, यही होता है। P का एक और फॉर्मूला था W/T, इससे भी बनाते हैं P को। हमको जब वोल्टेज और करंट के फॉर्म में पूछे तो ये फॉर्मूला होता है। बता दिया 1100 वाट का था, जो भी समान था वो 220 वोल्ट लग रहा था, कितना करंट होगा, आई निकालने बोल रहा, 0 और 0 कैंसिल, 22 से सीधा सीधा 5 बार में जाता है, 22 पंचे 110, तो आई बराबर क्या आ गया आपका, 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर करेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना भैया। इसी को कन्वर्ट कर करके पूछता है, P बराबर, और
V की वैल्यू क्या होती है, V इक्वल टू आई आर होता है, तो आई आर रखोगे यहाँ पर, आई आर इंटू आई, तो ये क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर। तो ये भी फॉर्मूला हो गया। जब यहीं पर से आई की वैल्यू निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, V बाई आर, तो यहाँ पर V बाई आर, तो ये क्या बन जाएगा आपका V स्क्वायर अपॉन आर। तो दो और फॉर्मूले होते हैं P के पावर के, आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाई आर। अगला प्रश्न है, अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है तो 220 वोल्ट के इलेक्ट्रिक बल्ब में से इलेक्ट्रिक होना चाहिए, धारा प्रवाहित होगी, कितनी धारा होगी। इलेक्ट्रिक बल्ब को बोल रहा है, अगर उसमें 1200 ओम का क्या है, रेजिस्टेंस है, और V क्या दिया है आपका 220 वोल्ट है, तो करंट कितना फ्लो होना चाहिए बोल रहे। तो करंट के लिए क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, तो R तो दिया है, V कितना दिया है 220 वोल्ट। सिंपल सा चीज था, I निकल जाएगा आपको, R को इधर पक्षांतर कर दो, ये 11 बार में जा रहा है, ये आपके 60 बार में जा रहा है, 11/60 डिवाइड करोगे तो 60 0 बार में, दशमलव लगा के 0 11 60 एकम 60 50 बचेगा, फिर दशमलव तो 0 उठ जाएगा, 8 छक्का 48, तो 8 बार में 0.18 एम्पियर। डिवाइड करने आना चाहिए, इतना मैथ्स आपका आएगा तभी कैलकुलेट कर पाओगे। क्या ही बच रहा था, 11/60 बचा था ना भैया, बच्चे के जैसे है, तो इसमें ये लगा दो 1.1, अब बटे 6 से डिवाइड करो, जैसा भी करना चाहो, 0.18 आएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, मैथ्स का क्लास होता तो आराम से समझाता, आपका फिजिक्स क्लास है तो इतना समय नहीं दे सकता मैं। अगला प्रश्न है, यदि V अपॉन आई का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है। इफ द वैल्यू V अपॉन आई इज ए कॉन्स्टेंट व्हाट इज कॉल्ड। विभवांतर विद्युत धारा कूलाम प्रतिरोध। इतने समय से पढ़ते आ रहे थे, इसका आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 8 के समान आप लोग क्वेश्चन नंबर 29 का भी राइट आंसर बताओगे, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक होती है। तो सबसे बेस्ट अगर कोई कंडक्टर है ना तो वो होता है आपका सिल्वर। सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। कौन होता है, सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। फिर देन कॉपर होता है, देन ऑरम होता है, देन एल्यूमिनियम होता है। सबसे बेस्ट आपका सिल्वर होता है। यूज इसलिए इसका ज्यादा नहीं है, महंगा है, नहीं तो हर जगह इसी के तार आपको दिखते। अगला है, इंसुलेटर का उदाहरण नहीं है, इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या, जो करंट को फ्लो कराने ना कराए, मतलब फ्लो करंट के फ्लो को अपोज करे, रोक दे। और कंडक्टर क्या, जो करंट को इजिली जाने दे। रबर, डायमंड, मानव शरीर, ग्लास, कौन सा नहीं है। तो मानव शरीर में झटके लगते ना, करंट लगते, क्यों, करंट फ्लो हो रहा है तभी तो झटके लग रहे हैं। तो ये नहीं है, बाकी सब है, बाकी सब इंसुलेटर है। कौन सा नहीं था, मानव शरीर नहीं था। अगला, कभी कभी पूछा जाता है मानव शरीर का प्रतिरोध कितना है। 1000 ओम होता है, लगभग 1000 ओम, याद रख लेना। कौन सी स्टेट में, ड्राई शुष्क अवस्था में 1000 ओम होता है, अदरवाइज तो बहुत कम हो जाएगा। 32वां, 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में धारा की वृद्धि होगी तो वोल्टेज क्या होगा। वोल्टेज बोल दिया, ओम प्रतिरोध बोल रहे, 5 ओम का प्रतिरोध बोला, कोई भी रेजिस्टेंस रहा होगा आई आर, यही तो फॉर्मूला होता, तीनों के बारे में पूछा है। तो 5 ओम वाले प्रतिरोध वाले एक परिपथ में, एक सर्किट में धारा की वृद्धि कब होगी, करंट कब बढ़ेगा, करंट कब इंक्रीज होगा, तो वोल्टेज क्या होगी। अगर धारा ये भी वृद्धि हो रही है तो वृद्धि जब ये हो रही तो आपकी वोल्टेज तो बढ़ जाएगी सीधी सीधी। क्यों, तो V हमको नहीं पता, I नहीं पता, ये क्या था 5 था, मैं बोल रहा हूँ करंट को बढ़ा दो तो वोल्टेज भी तो बढ़ेगा क्या भैया, मल्टीप्लिकेशन होगा तो बढ़ेगा, सिंपल सा चीज था। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो 5 ओम वाले प्रतिरोध में एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती तो वोल्टेज का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला, बढ़ता ही लिखा ना, देख लेते हैं। धारा वृद्धि हो रही तो बढ़ेगा ही। चलो, ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बोल रहा है। चलो ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, गलत। ये कुछ नहीं बोलता। ओम क्या बोलता है बता देता हूं। ओम का नियम बोलता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस देते हो तो उसमें प्रवाहित होने वाले करंट, मतलब फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आपने ऐसे किसी के अंतर्गत क्या कर दिया, यहाँ पर पोटेंशियल लगा दिया और इसमें जो करंट फ्लो होगा ना, और यहाँ पर टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, तब ये जो अप्लाइड वोल्टेज रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, उसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बोलता है आपका ओम्स लॉ। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हैं, एक नियतांक आता है जिसको आर रेजिस्टेंस बोलते हैं, और यही V अपॉन आई इक्वल टू क्या हो जाता है, आर हो जाता है, जिसको हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो ये तो नहीं बोल रहा, कहीं पर भी लंबाई उम्बाई की बात नहीं कर रहा। अगला क्या है, किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा, मतलब क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तार के सिरों मतलब उनके टर्मिनल्स पर विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस के समानुपाती होते हैं। सही बात है, यही बोल रहा है।
तो ऑप्शन बी मिल गया हमको, बाकी से क्या मतलब, तो ऑप्शन बी से करेक्ट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? कॉपर, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन। अभी मैंने बताया सबसे बेस्ट होता है एजी सिल्वर, देन क्या होता है आपका कॉपर, तो कॉपर है। अगला प्रश्न, अब किसी को लगेगा क्या सर इतना आसान क्वेश्चन, अरे भैया इतना ही आसान क्वेश्चन ही, ये क्वेश्चन कहां से ला रहा हूं मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो उठा के लाऊंगा, कुछ क्वेश्चन में बनाता हूं, तो ये सब क्या है, पुराने पूछे गए क्वेश्चन ही है। अगला है, किसके अलावा अधातुएं विद्युत की सुचालक होती है? नॉन मेटल्स अदर देन आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब किसके अलावा भैया, ग्रेफाइट, नाइट्रोजन, सल्फर और एक हाइड्रोजन दिया है। सबको पता है कार्बन जो होता है आपका इंसुलेटर में तो आता है, नॉन मेटल में आता है, और नॉन मेटल सारे इंसुलेटर होते हैं, लेकिन इसके अलग अलग अप्रूप होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं। उस एलोट्रॉप्स में क्या होता है, एक ग्रेफाइट होता है, और एक ग्रेफाइट क्या होता है, अच्छा कंडक्टर माना जाता है। अच्छा कंडक्टर मतलब गुड कंडक्टर की कैटेगरी में आता है। तो यही पूछा था, किसके अलावा अधातुएं कुछ विद्युत की कुचालक होती है, तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अलावा बाकी अधातुएं नॉन मेटल क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ये अच्छा कंडक्टर माना जाता है। इसका ल्यूब्रिकेशन में भी यूज करते हैं हम लोग, ल्यूब्रिकेशन मतलब स्नेहक के रूप में। अगला प्रश्न 36वां, तीन समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है, एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? कुछ नहीं, तुल्य प्रतिरोध पूछा है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है आपको। किस कनेक्शन में बोल रहा है, पैरेलल कनेक्शन में बोल रहा है। तो 6 ओम का एक मैं ये लेता हूं, ये एक लेता हूं और ये एक लेता हूं। कितना बोला था, 3 बोला था ना भैया, जोड़ दो। किसी सोर्स से मान के चलो कनेक्टेड है, नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, सोर्स के बारे में नहीं बोल रहा, ये इधर ले लो, 2 पॉइंट ले लिए। इनके बीच में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? जब भी समानांतर क्रम की बात करता है तो आपका फॉर्मूला हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश डैश डैश, जितना भी दिया हो। अभी 3 दिया था तो 3 ही तक, 4 होता तो चौथा आ जाता, 5 रहता तो 5वां आ जाता, 10 दिया होता तो 10 बार ऐसे लिखते हैं हम लोग। और यही क्या होता है, 1/R के इक्वल होता है, और ये 1/R ही आपका क्या होता है, R इक्विवेलेंट होता है। तो हमको 1/R निकालना है, तो क्या निकलेगा, सब 6 ओम के थे क्या, ठीक है, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, सबका एलसीएम 6 है, ऊपर आया 3, तो कितना हो गया 1/2। तो ये 1/R 1/2 होता है, तो 1/R के फॉर्म में थोड़ी होता है कोई भी चीज, रेजिस्टेंस 1/R के फॉर्म में थोड़ी दिया था, R के फॉर्म में दिया था, तो कन्वर्ट कर लो, ये R हो गया तो उधर से 2 आ गया, यही आपका इक्विवेलेंट आंसर था, 2 ओम। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। तो ये पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला होता है। सीरीज कनेक्शन में केवल सीधा सीधा जोड़ते चलना होता है, केवल सीधा सीधा जोड़ते चले जाओगे तो सीरीज कनेक्शन आपका आ जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाता है। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आता कम से कम 2 से 3 बार देख लिया करो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस को। अगला है, तांबा का प्रतिरोधकता होता है, मतलब रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या हो गया, तो जो रेजिस्टेंस आ रहा था ना R, यही होता है ρL/A। ये इस फॉर्मूले से निकलता है रेजिस्टेंस की वैल्यू, जिसमें L लेंथ है, अगर लेंथ को बढ़ाते जाओ तो रेजिस्टेंस बढ़ते जाता है। ये आपका उस तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कुछ तार एकदम पतले आते हैं, कुछ तार थोड़े ऐसे मोटे आते हैं, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। क्यों ऐसा भाई, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बटे में है ना, बटे में कोई भी चीज का मान बढ़ेगा तो सामने वाले का घटेगा। सामने है, आमने सामने था, इसलिए अगर ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा, ये घट रहा है तो घटेगा। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। और ये A के बारे में जब क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में बोले तब ठीक है, लेकिन अगर ये रेडियस या डायामीटर के बारे में बोल देना, अगर इसको 2 गुना करो या फिर 1/2 करो तो सिनेरियो चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है πr², मतलब इनमें से कोई भी 2 गुना होगा तो ये कितना 4 गुना हो जाएगा, और इनमें से भी कोई आधा होगा तो ये कितना हो जाएगा πr²/4 हो जाएगा। तो भैया बताओ एक बार में ये क्या हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, तो 4 गुना हो रहा है तो ये तो 4 गुना कम हो जाएगा। लेकिन एक बार में 4 हो रहा है, 4 हो रहा है मतलब ये 4 चौथा पद ऊपर, मतलब ये 4 गुना बढ़ जाएगा। तो समझना, जब भी रेडियस और डायामीटर को बोले किसी तार का 2 गुना हो जाए तो उसका जो रेडियस रेजिस्टेंस होता है वो आपका 4 गुना कम हो जाता है, 4 गुना कम। कब, जब रेडियस और डायामीटर 2 गुना बढ़े तब। लेकिन यही रेडियस या डायामीटर 2 गुना नहीं 1/2 गुना हो जाए, 1/2 गुना, तो आपका ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये क्या होता है 4 गुना बढ़ जाता है, 4 गुना बढ़ जाएगा। ध्यान में रखना, उल्टी चीजें होती हैं।
लेकिन केवल इसके बारे में बोले तो जितना ये कम ज़्यादा होगा, मतलब ये आधा हो गया तो ये डबल हो जाएगा, ये 2 गुना हो गया तो ये आधा हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर रेडियस के बारे में बात करता तो रेडियस से आपको फिर एरिया निकालना पड़ेगा, इसलिए सीन आता है, तो ध्यान में रखना। तो इसी में जो रो वाला वर्ड लिखा था ना मैंने, ये रो यही कहलाता है आपका रजिस्टिविटी। ये रो क्या कहलाता है? रजिस्टिविटी। तो जैसे आर का मात्रक होता है ओम, उसी प्रकार इसका मात्रक होता है ओम मीटर। कैसे आ गया? आर बराबर मैंने पढ़ा है रो एल अपॉन ए, तो आपका रो बराबर क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन एल। आर क्या होता है? ओम, ए क्या होता है? मीटर स्क्वायर, एरिया है ना, एल का क्या होगा? मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल, क्या बचा? ओम मीटर। तो ओम मीटर इसका मात्रक होता है किसका? रजिस्टिविटी का, रजिस्टिविटी का। और हर चीज की रजिस्टिविटी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर तांबे के बारे में पूछा, रजिस्टिविटी क्या होती है, तो इसका 1.69 इंटू 10⁻⁻10 की -8 की +8 की -9। हमेशा याद रखना, किसी भी कंडक्टर का बोले ना -8 के पास ही घूमेगा। हमेशा याद रखना, कभी भी किसी कंडक्टर का बोले तो 10⁻⁻8 ओम मीटर इसी के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। और जब तांबे की बात करते तो 1.69 होता है। रजिस्टिविटी कम में क्यों आएगा, प्लस में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भैया कंडक्टर है, करंट अच्छे से फ्लो होता है। लेकिन यही इंसुलेटर की बात करते तो ये 10⁻12 से लेकर 10⁻17। अब यहाँ पर मैं माइनस का चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इंसुलेटर की बात कर रहा हूँ, इंसुलेटर की। और इंसुलेटर क्या होते हैं? करंट को फ्लो होने से रोकते हैं, तो उनकी रजिस्टिविटी, उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो इतना ओम मीटर के आसपास होता है किसी भी इंसुलेटर का, लगभग। स्पेसिफिकली इसका याद रखना, तांबे का एक बार पूछा गया तो 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है रजिस्टिविटी। सिल्वर का बोलते सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है तो 1.59 होता है। किसका? सिल्वर का। सिल्वर का कितना होता है? 1.59 होता है, लगभग इसको 1.6 आप बोल सकते हो। तो ध्यान रखना, कम से कम सिल्वर का याद रख लो। अगला, 10 ओम के 2 समान प्रतिरोधक समानांतर रूप से जुड़े हुए हैं और 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जुड़ा गया है, संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध होगा। 2 इक्वल रेजिस्टर्स ऑफ 10 ohms आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ थर्ड रेजिस्टर ऑफ 10 ohms, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल। पहले तो आप डायग्राम बना लो। कैसे बना दिए सर? ये बोला है ना भाई, 2 समान प्रतिरोध समांतर, समांतर जोड़ दिया, ये भी 10 ये भी 10। देन आगे बोला कि इसको फिर 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, तो फिर ये तीसरा प्रतिरोध आ गया 10 ओम का। अब बोला इसका समकक्ष, मतलब यहां से लेकर यहां तक का रेजिस्टेंस क्या होगा। सिंपल सी चीज है, जो जो पहले आ रहा है उस वैसे वैसे सॉल्व कर दे जाओ। पहले क्या आया? पैरेलल कनेक्शन, तो पहले 1/10 + 1/10 होगा। 2 बार ही क्यों ले रहा हूँ? 2 ही बार रेजिस्टेंस है। क्या आएगा? एलसीएम 10, ये 1 और 1 2 हो जाएगा, तो कितना है? 1/5। लेकिन इसको उल्टा करना होता है तो 5 ओम आया, तो यहां से टोटल निकल रहा आपका 5 ओम। अब ये 5 ओम यहाँ पर ये पैरेलल कनेक्शन का मिल गया, ये बचे हुआ इधर का 10 ओम। अब ये 10 और 5 कैसे दिखने लग गए आपको? सीरीज में दिखने लग गए। तो मैंने बोला था दोनों को जोड़ देना, तो कितना निकल जाएगा? सीधा 15 ओम। आपका 15 ओम राइट आंसर हो जाएगा। पैरेलल कनेक्शन जोड़ दिए, पैरेलल कनेक्शन के बाद ये इसके साथ सीरीज कनेक्शन में आ गया, सीरीज कनेक्शन में आ गया तो जोड़ दिए। समझ में आया? तो ये ध्यान में रखना, ऐसे बनाते हैं प्रश्नों को। अगर अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दो वीडियो को। बार बार बोल रहा हूँ, शेयर कर दो। अगर हमको मोटिवेशन आता है आपके व्यू से, हमको मोटिवेशन आता है आपके लाइक से, हमको मोटिवेशन आता है आपके कमेंट से, अगर इन्हीं चीज़ों में आप कंजूसी करोगी तो किस प्रकार से एक टीचर मोटिवेटेड रह पाएगा कि हाँ स्टूडेंट को ये कंटेंट देने हैं। क्योंकि परचेस करने वाले स्टूडेंट्स की कमी नहीं होती है। हमारा एकमात्र मकसद होता है कि उस स्टूडेंट तक ये कंटेंट पहुंचे जो शायद हमारा कोर्स परचेस ना कर पा रहा हो और उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो इस तरीके की पढ़ाई की, इस स्तर की पढ़ाई की। इसलिए ये एफर्ट किया जाता है, तो आप लोग भी इस एफर्ट में अपना योगदान जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, क्या करता है? तो क्या क्या बताया था? R = ρL/A। तो लेंथ तो करता है, कहीं पर लेंथ दिया क्या? हाँ, तो ये तो करेगा। एरिया अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद क्षेत्रफल, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, तो हाँ ये दोनों तो करते हैं। तो C और D तो कंफर्म है, आएगा ही आएगा। बचा टेम्परेचर भी करता है। कैसे करते हैं यहाँ पर तो नहीं है, समझा देता हूँ। जब भी किसी तार का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा ना, लगातार अगर आप इलेक्ट्रिक करंट उससे गुजार रहे हो, उसकी करंट लगातार मतलब 1 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे तक वो चालू रहा, जैसे बल्ब लगातार 3-4 घंटे तक चालू रहे तो गर्म हो जाता है ना। कैसे गर्म हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, उसमें हीटिंग इफेक्ट आ रहा है। हीटिंग इफेक्ट के कारण रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, रेजिस्टेंस उसकी बढ़ जाती है। तो ये ध्यान में रखना, तापमान बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। देन पदार्थ की प्रकृति, ये जो रो है ना भाई, ये डिपेंड कर रहा है ना,
आर इस रो पर डिपेंड कर रहा है ना, तो रो किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल के नेचर पर। किस मटेरियल का आप रेजिस्टेंस बना रहे हो? आपने कॉपर का मटेरियल का रेजिस्टेंस बना दिया, रेजिस्टिविटी डाउन हो जाएगी। लेकिन आपने वहीं पर किसी ऐसे नॉन मेटल का, जिसको हम ले सकते हैं, मान के चलो जर्मेनियम का बना दिया, सेमीकंडक्टर था हमारा, या कार्बन का बना दिया, तो क्या बनेगा ये सब का? ये सब तो आपके नॉन मेटल हैं, तो नॉन मेटल की रेजिस्टिविटी वेरी हाई होती है, तो रेजिस्टिविटी हाई तो रेजिस्टेंस भी हाई। तो पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और इसके बारे में, इस रो के बारे में पूछा जाता है कभी कभी, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर प्लस नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। तो इसके बारे में भी दो चीज याद रखना। तो ये चारों सही थे, ऑप्शन ए में इसका आंसर दिया है। 40वां, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है, निम्न प्रतिरोधकता वाली धातु कौन सी है? मतलब लो रेजिस्टिविटी किसकी है? किसी पदार्थ, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डिटरमाइंस इट्स कंडक्टिविटी। सही बोल रहा है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है। अगर प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो ये कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। सर कंडक्टिविटी क्या है? करंट को फ्लो कराने की क्वालिटी कंडक्टिविटी कहलाती है, और ये इस रो का क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसको सिग्मा से दर्शाते हैं। इस रेजिस्टिविटी का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर ये किसी पदार्थ में ज्यादा है तो ये कम होगी, और ये अगर किसी पदार्थ में कम है तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक। तो प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है क्या? हाँ, कंडक्टिविटी डिसाइड होती है। तो पूछ रहे कि अगर लो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी लो है, तो कंडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये मिश्र धातु की तरह व्यवहार करेगा क्या? मिश्र धातु का कंडक्टिविटी कम होता है, मेटल की तरह करेगा। अच्छे उष्मारोधी की तरह भांति करेगा क्या? नहीं। उष्मारोधी क्यों? उष्मारोधी इंसुलेटर थोड़ी ना है भैया, इंसुलेटर की तरह काम नहीं करते ये लोग, ठीक है। सुचालक की भांति व्यवहार करेगा कि हाँ, बिहेव लाइक अ गुड कंडक्टर, बिहेव लाइक अ गुड कंडक्टर। सेमीकंडक्टर नहीं करेगा। तो एलॉयस की तरह नहीं करता सेमीकंडक्टर। एलॉय तो दो अलग अलग चीजों को मिला दोगे तो इसके तरीके से तो करेगा ही नहीं। जिसका मत बनाया है आप लोगों ने उसकी तरह बिहेव करेगा। तो ये कंडक्टर की तरह बनने लगता है, धीरे धीरे कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। उष्मारोधी बोले, विद्युत रोधी बोले, ये सब ना आपके नॉन मेटल की ही प्रॉपर्टीज है। जितने मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं, हीट के अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं। सब के सब आपके नॉन मेटल, लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, ये सब क्या है? हीट को भी अच्छे से फ्लो नहीं कराता, इलेक्ट्रिसिटी को भी फ्लो नहीं कराता। अगला प्रश्न, सड़कों या गलियों को प्रकाश में करने के लिए लगाए गए लैंपों को जोड़ा जाता है। तो मैंने बताया था, श्रेणी में, समानांतर में, श्रेणी समानांतर में, सिरे से सिरे मिलाकर। कमेंट करके बताया। मैं जब आपको RYB पढ़ा रहा था, मतलब मैंने आपको पढ़ाया कि कौन कौन से रंग के वायर होते, तो वहां पर आपको कनेक्शन भी बताया था। तो कमेंट करके बताना। तो 8वें क्वेश्चन का, उसके बाद कौन सा 11वां था, ये जो भी था उस क्वेश्चन का, और ये 41वें क्वेश्चन का, ये 3 क्वेश्चन का आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा। तो चर्चा कर चुके हम लोग। अगला प्रश्न, विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर्स? 10 की घाते 12 ओम मीटर से 10 की घाते 17 ओम मीटर। अच्छा, इसका ओम मीटर था सर, तो सिग्मा का भी बता दो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये तो ओम मीटर है, तो बटे में आ रहा था, तो क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू हो जाएगी प्रति ओम मीटर, प्रति ओम मीटर, या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। प्रति ओम मीटर बोले या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स बोले, किसका होता है? ये कंडक्टिविटी का, कंडक्टिविटी का मात्रक होता है। हमको पूछा था रेजिस्टिविटी किसका? इंसुलेटर्स का। तो मैंने बता रखा था आपको 10 की घाते 12 से 10 की घाते 17 ओम मीटर तक होता है। अगला, यदि 10 ओम के प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा किस फॉर्म में होगा? हीट एनर्जी की फॉर्म में। सिंपल सा था, चेंज कर लो। आई कितना है? 1.5 इंटू 1.5 स्क्वायर दिया ना, रेजिस्टेंस 10 दिया है, समय कितना दिया? 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। कभी भी चीजों को आप किस में लोगे? SI यूनिट में। तो चेंज करो, यहाँ से 1 दशमलव हटा लो, यहाँ से 1 दशमलव हटा लो, 1 0 1 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। ये कितना दिख रहा है? 225। 225 गुना 6, 15 का स्क्वायर 225 गुना 6, 30, 12 3 15 का 5, 13, 1350। और क्या H किस में होगा? ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल। तो 1350 जूल आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जिस स्फूर्ति से के साथ मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, समझाते हुए चल रहा हूं, उसी स्फूर्ति से आपको समझते और सीखते चलना है, ताकि आपका पेपर अच्छे टाइम में बन पाए। क्योंकि इसमें टाइम कम मिलता है, 1.5 घंटे में हमको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, और टाइम टेकिंग क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के भी बनाने जाओ ना
तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देख लेना आप लोग। अगला है 44, एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है, जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? जूल में पूछ रहा है, घर में बोल रहा है। घर में कभी भी हम लोग एनर्जी यूज करते हैं यूनिट के फॉर्म में करते हैं। यूनिट मतलब क्या होता है? किलोवाट आवर। तो एक यूनिट बराबर क्या होगा? 1 किलोवाट आवर। वाट मतलब कैपिटल लेटर में जेम्स वाट के नाम पर रखा गया। 1 किलोवाट आवर होता है। किलोवाट, किलो हटा दोगे तो क्या बोलोगे? इसी को 1000 वाट आवर बोलोगे। आवर हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? और 3600 को गुना कर दो। तो ये सब होता है। तो इसको बोल रहा है जूल में ऊर्जा की मात्रा की गणना करना है। जूल में निकालना था, चलो ठीक बात है। 150 यूनिट बोल रहा है, 150 यूनिट। तो 150 यूनिट को मैंने तो इसमें कन्वर्ट कर दिया आपको सीधे सीधे। तो 150 गुना क्या कर सकते हो आप लोग? यूनिट बोला तो 1000 का और मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ठीक है। वाट आवर आया, वाट को वाट ही लिखा मैंने, आवर को और कन्वर्ट कर लिया तो कितना हो गया? 3600 हो गया। ये 3600 सेकेंड हो गया, ठीक है। अभी मैंने पी का एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, W/T। पी क्या था? वाट था। W क्या था आपका? जूल था। T क्या था? सेकंड था। तो जूल बराबर क्या होता है भैया? वाट सेकंड होता है कि नहीं होता? तो वाट और सेकंड मिलके क्या बन गया? जूल बने कि नहीं बने? उस फॉर्मूले से वाट और सेकंड मिलके क्या बने? जूल बने कि नहीं बने? बन गए। अब देख लो, ये 1 जीरो है, 2 3 4 जीरो, 5 6 जीरो, टोटल 10 की घाते 6 जीरो में लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। बचा क्या क्या? ये 15 बचा और ये 36 बचा। 15 और 36 का मल्टीप्लीकेशन करूं तो 15 6 का 90 का जीरो हासिल आया 9, 15 3 45 और 9 कितना होता है आपका? 54। तो 540 गुना 10 की घाते 6 जूल। इसको और एक जीरो को लगा दूं तो 10 की घाते 7 हो जाएगा क्या? तो 54। 54 गुना 10 की घाते 7 जूल कहीं पर दिख रहा है क्या? 54 एक ही जगह दिख रहा है, लेकिन 10 की घाते 8 दिख रहा है। क्या करूं? तो भैया इसने क्या किया है? 10 का यहां पर भाग किया है और 10 का यहां पर गुना किया है। अगर मैं सेम चीज का गुना भाग किसी अंक में करूं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने मैथ्स में सीखा होगा। तो ये मैंने 10 की घाते जो गुना किया था इसके साथ जोड़ दिया तो 10 की घाते 8 बन गया, और ये जो भाग दिया था उससे मैंने दशमलव लगा दिया, तो क्या आ जाएगा? 5.4 इंटू 10 टू दी पावर 8 जूल। तो आपका राइट आंसर आ गया जूल। तो एक कन्वर्जन आपको आना चाहिए भाई, सीधे सीधे। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट को 1000 वाट आवर बोल सकते हैं। 1000 वाट आवर से मैं सेकंड में जाऊं तो वाट सेकंड मतलब कितना? 1000 गुना 3600। लेकिन बोला कितना था? 150 को चेंज करने, तो गुना 150 कर दिया। चेंज किया पूरा तो वाट सेकंड आ रहा था। वाट सेकंड क्या होता है? जूल होता है। तो जूल मेरा निकल गया। अगला, मशीन द्वारा निरंतर विद्युत प्रदान किए जाने पर एक वस्तु सीधी रेखा में बढ़ती है। वस्तु द्वारा समय टी में पार की गई दूरी के अनुपातिक होगी। किसके अनुपातिक होगी? ठीक है, टी के फॉर्म में दिया है सब चीजों को, मतलब यहां पर और कुछ तो दिया नहीं है, टी बोल रहे हैं। जब कुछ भी ना पता होना तो आप फॉर्मूला लगाते चले जाना। बोला कि विद्युत प्रदान किए जाने मतलब करंट दे रहे थे तो एक सीधी रेखा में चलती चली जाएगी। तो मशीन को दे रहे हो आप, करंट दे रहे हो, ठीक बात है। ये जब भी सीधी रेखा में आगे बढ़े या किधर भी आगे बढ़े, मशीन कैसा भी काम करे, तो मशीन काम कर रहा मतलब क्या होगा? वहां पर आगे बढ़ रहा है मतलब काम कर रहा मतलब वर्क आया। और क्या बोल रहा है? टी समय पर, तो कार्य करेगा कितने भी समय पर। तो ये कितना होता है भैया? आपका पी कहलाता है। क्या कहलाता है? पावर। क्या कहलाता है? पावर। पावर कहलाता है कि नहीं? और पावर के लिए तो आप इलेक्ट्रिक मशीन को क्या दोगे? इलेक्ट्रिक करंट दोगे, तब तो पावर जनरेट होगा वहां। तो पावर तो आ गया। और ये पावर से क्या कर रहा है? सीधी रेखा में चल रहा है मतलब क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहा है। कितने समय पर? टी समय पर। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट तो मेरे दिमाग में आया। वर्क बराबर एक चीज और मैं जानता हूं, बल गुना विस्थापन। एस बोलो या डी बोलो, एक ही चीज होता है। डी लेकर चलता हूं मैं अधिकतर केस में, तो डी ले लेते हैं। तो वर्क की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इसको डी ले लो, एफ इंटू डी ले सकता हूं बटे टी। तो डिस्प्लेसमेंट था, विस्थापन था। बल को और क्या लिख सकता हूं? मुझे टी के फॉर्म में चाहिए, ऐसा कुछ दिखे भैया घात के फॉर्म में, तो टी को मैं कन्वर्ट टी के रूप में लेते चलूं। तो बल और मेरा क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। त्वरण क्या होता है? और वेग, वेग बोलता हूं, वेग ही होता है। पहले वेग से ही समझाते हैं। वेलोसिटी बाई टाइम। और वेलोसिटी और क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही होता है क्या? तो पहले तो मैं रखता हूं एफ इंटू ए इंटू डी अपॉन टी। देन ए क्या होता है मैंने बताया? वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम नीचे आएगा तो ये नीचे और नीचे वाले दोनों आपस में गुना हो जाएंगे, ठीक है। तो m इंटू वी इंटू डी अपॉन टी स्क्वायर। ये v जो होता है और क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है v। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम और मैंने रख दिया। ये डिस्टेंस नहीं था, ये डिस्प्लेसमेंट था। तो इसके डिस्टेंस को मैं क्या कर लेता हूं? कैपिटल ले लेता हूं। ये क्या हो गया आपका? टी स्क्वायर। ठीक है,
तो दूरी ज्ञात करने बोल रहा है, दूरी मतलब डी मेरे को निकालने बोल रहा है। तो दूरी और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मैं दोनों को अगर अभी समान लेकर चलता हूं, क्योंकि मुझे अभी बताया नहीं गया है, क्योंकि विस्थापन सीधी रेखा में आगे बढ़ रहा, आगे बढ़ता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहां से अगर यहां तक गया तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं। डिस्प्लेसमेंट धनात्मक ऋणात्मक शून्य सभी हो सकता है, आपने अगर मेरे से पढ़ा होगा तो समझ में आ रहा होगा। और आज बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं उन सभी चीजों को तो कोर्स के साथ जुड़ जाओ, मैंने और पढ़ाया है ये। तो सामने की ओर बढ़ा तो डी और डी दोनों समान हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी स्क्वायर इंटू टी। तो ये एम डी और डी अगर आपस में बराबर है मैं बोल रहा हूँ तो ये डी स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है लिख सकता हूँ। ये टी क्यूब हो गया। उधर क्या था आपका पावर ही चल रहा है, पावर ही चल रहा है ना, तो भैया पावर ही चल रहा था तो मैं सबको ना d बराबर याद करना है, मुझे दूरी याद करना है। d मुझे मिल गया, तो d मिल गया तो ये p टी क्यूब अपॉन m आएगा बराबर ये s या d का स्क्वायर है। मुझे दूरी चाहिए वो स्क्वायर के फॉर्म में है, मेरे ख्याल से समझ में आया आपको। ये पूरा एक स्टेप गया था जहां पर a की वैल्यू मैंने रखी, यहाँ से मैंने v की वैल्यू रखी, दोनों को d को मैंने आपको समान कैसे होगा बता दिया, तो d का स्क्वायर निकला। d का स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, d चाहिए, तो d बराबर मैं क्या करूंगा स्क्वायर रूट को उधर पक्षांतर करूंगा तो क्या आ जाएगा p m टी क्यूब। कहीं पर भी pm वाला फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, मैं क्या करता हूँ pm को यहीं रखता हूँ, t को क्या ले सकता हूँ t बटे 2। सर बटे 2 क्यों किए, सर ये बटे 2 क्यों किए, किसी के मन में आ रहा हो। ये रूट का मतलब होता है 1/2, यहां पर घात में पहले ही 3 था तो t की घाते 3 गुना 1/2 करूंगा तो इसको मैं ये नहीं लिख सकता t की घाते, और ये गुना के रूप में है ना बराबर नहीं है, 3/2 तो t के घाते 3/2 निकला। ऑप्शन में 3/4 था, 1/2 था, 1/4 था, 3/2 ऑप्शन डी में दिख रहा था। तो किसके अनुपातिक होगा ना बोला, अनुपातिक मतलब प्रोपोर्शनल, ये चेंज नहीं हुए, इंग्लिश में आपको चेंज वाला मिल जाएगा टेलीग्राम में। तो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, कॉमन चीज हट जाएंगी। तो कॉमन चीज यहाँ पर क्या क्या दिख रही है आपको, कॉमन चीज मतलब होता है जो चेंज ना हो। कभी भी किसी भी चीज का द्रव्यमान मास चेंज नहीं होता, मास कांस्टेंट ही बना रहता, चाहे आप चंद्रमा में जाओ, समुद्र की गहराई में जाओ, कहीं पर भी जाओ तो मास चेंज नहीं होता, ये तो कांस्टेंट हो गया। पावर, अरे भाई आप जितना कैपेसिटी है उस मशीन की उतनी ही पावर देते रहोगे हमेशा, पावर में कोई परिवर्तन तो नहीं करोगे पूरे प्रोसेस के दौरान, तो पावर के बारे में और चेंज होगा ये भी नहीं बोला। तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए, जब ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो मेरा डी ये नहीं निकलता 3/2, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट हो गया तो बचा क्या 3/2, तो यही तो निकला और यही तो पूछ रहा था। एक बार इसको दोहरा के आप लोग देख लेना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न, ठीक है, दोहराने गया तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। विद्युत मोटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है। मोटर के बारे में आप लोग समझ लो भाई। मोटर क्या करता है, लेफ्ट हैंड रूल पर काम करता है। जनरेटर आपके राइट हैंड, जनरेटर आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता है। मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है आपका जनरेटर राइट हैंड रूल, किसके, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर काम करता है। लेकिन मोटर आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये आपके लेफ्ट हैंड रूल पर काम करता है। किसके, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर। कौन, मोटर। तो इसके बारे में कौन सा कथन गलत है बोल रहा है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यही तो करता है, वो सही है। दिष्ट धारा और सार्वत्रिक विद्युत मोटर के प्रकार है, बिल्कुल सही है। आपका जो सीलिंग फैन है वो भी आपका ये जो लिखा है ना डीसी इंडक्शन मोटर, ये मोटर डीसी मोटर, सार्वत्रिक आपका विद्युत मोटर, ये सब ना आपका क्या होता है, एक प्रकार का टाइप है इंडक्शन मोटर का। सब एक ही टाइप के होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे आपके खिलौनों के अंदर भी मोटर लगा होता है चलने के लिए, वो भी होता है इसी में का, इंडक्शन मोटर ही होता है, इलेक्ट्रिक मोटर ही होता है वो। सही है, टाइप तो होता है भाई। अगला है विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा पर, गलत। केवल डीसी पर कहाँ, आप घर में सबमर्सिबल पंप यूज करते हो, आपके घर में तो एसी आ रहा है, तो एसी पर काम नहीं करता। आपका सीलिंग फैन मोटर है, बोला किस पर काम कर रहा है, एसी करंट पर, तो क्या केवल डीसी पर संचालित होगा, तो गलत बात हो गया। और यही पूछा था गलत कथन कौन सा, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया, ये समझना। अगला, टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है। निम्न गलनांक, उच्च वाष्प दाब मतलब वेपर प्रेशर, या अनुनादीय सोनोरस, हाई मेल्टिंग पॉइंट। लगभग 3360 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है इसका, 3360 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका गलनांक होता है। इतना टेम्परेचर होता है, इसलिए आप 24 घंटे 48 घंटे तक छोड़ दो ना, तब भी वो इनकैंडेसेंट लैम्प जो आता है ना ऑरेंज कलर का, वो नहीं होता। लेकिन 3-4 दिन लगातार हो जाए, इतना राइज हो जाए तो फ्यूज हो जाता है वो।
तो टंगस्टन हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड रजिस्टिविटी भी हाई होती है इसकी। रजिस्टिविटी भी क्या होती है? हाई, इसलिए इसका यूज करते हैं। अगला है एक परिणाम मित्र का कोर। परिणाम मित्र मतलब होता है भैया ट्रांसफार्मर। किसकी बात है मैं बात कर रहा हूं आपको, मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन ट्रांसलेट होकर वो मिल जाएगा। ट्रांसफार्मर ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ रहा है, उसके कोर को पटलित, पटलित मतलब लैमिनेटेड। लैमिनेटेड मतलब क्या है? छोटे छोटे सेक्शंस में उसको डिवाइड करके क्यों बनाया जाता है पूछ रहा है। तो जो कोर रहता है, कोर रहता है उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, परमिएबिलिटी चुंबकीयशीलता को बढ़ाने के लिए, एडी करंट भंवर धारा मतलब होता है एडी करंट लॉस को कम करने के लिए या एडी करंट लॉस को बढ़ाने के लिए। तो भैया लॉस को तो कभी भी नहीं बढ़ाओगे, कम ही करोगे। तो बताओ विद्युत चालकता को बढ़ाएंगे क्या? कोर को ना पटलित करने से उसकी कंडक्टिविटी कभी नहीं बढ़ती, मैग्नेटिविटी भी नहीं बढ़ती। क्या कम होती है? ये भंवर धारा हानि। बाकी चीजें पर असर जरूर डालता है वो, इनमें थोड़ा थोड़ा असर जरूर डालेगा, लेकिन उसका मेन पर्पस होता है कि कोर को लैमिनेटेड किया जाए किसी भी ट्रांसफार्मर के। तो वो मेन पर्पस होता है एडी करंट, इसको भंवर धारा को बोला जाता है एडी करंट। एडी करंट क्या होता है? अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इन सब चीजों को पढ़ा जाता है, आपके सिलेबस में इतना डिप नहीं है। तो ये एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि आपके फील्ड में रेलवे में आप जाओगे तो ये इसका काम होता है, इसलिए पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग कोर को किसके? ट्रांसफार्मर की क्या करते हैं? लैमिनेटेड कर देते हैं। और सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, इसको सिलिकॉन स्टील याद रखना, लिख लेना, सिलिकॉन स्टील का कोर बनाया जाता है ट्रांसफार्मर का। अगला इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? इससे सिंपल क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। ऑप्शन है हेलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन। अक्रिय होता है, ठंडा होता है इनका नेचर। अक्रिय और ठंडा मतलब इनर्ट और कूलिंग नेचर के होते हैं करके इसको इनकैंडेसेंट लैम्प के अंतर्गत ना ऐसे वाले लैम्प में भरा जाता है, ताकि ये इसको जल्दी गर्म होने ना दे, आपका रोशनी बरकरार रहे और इसकी लाइफ स्पान भी क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो इसमें क्या भरा जाता है? इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन एंड नाइट्रोजन का मिक्सचर भरा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है बैटरी की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है? अगर कभी आपने कार की बैटरी या फिर बाइक की बैटरी भरवाई होगी ना, उसमें ऐसे लिखा होता है एम्पियर आर। तो एम्पियर आवर में, एम्पियर घंटे में इसकी क्षमता मापी जाती है। अगर आपने कभी चेंज कराया होगा तो, और ध्यान नहीं दिया है, आपके घर में पुरानी बैटरी रखी होगी तो एक बार चेक करना, इसमें रहता है ये एम्पियर आवर में। और ये क्या करता है? बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पूछा जाता है बैटरी क्या करता है? बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये 50 क्वेश्चन थे आपकी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। ठीक है, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है, इसको 2 से 3 बार देखिएगा। जितना एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता था आपको मैंने उतना एक्सप्लेनेशन दे दिया है। हर प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए हैं। आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने वाले बहुत कम आपको ऐसे चैनल मिलेंगे। हमारा इंस्टीट्यूट ऐसा है जो आपको सभी प्रकार के बहुआयामी, आप बोल सकते हो कि आपको ये क्लासेस दी जाती है जिसमें आप सभी प्रकार के क्वेश्चन को टारगेट कर सको। ठीक, तो ये सीरीज इसी प्रकार से चलती रहेगी। आपका प्रयास लगातार बनाए रखना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो भी क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन मांगे हैं, आपको आंसर मांगा है, उसका आंसर जरूर करना। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।